जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं अंजुल और आपका स्वागत है हमारे परिवार में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मौलिक अधिकारों को। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं और मौलिक अधिकारों के बारे में कहा जाता है कि भारतीय संविधान में इसको मैग्ना कार्टा का दर्जा दिया गया है। तो दोस्तों, कितने मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते हैं, यहाँ से एक एक क्वेश्चन जानने का प्रयास करेंगे। आप लोग मेरे साथ बने रहिए। देखिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान। अगर हम भारतीय संविधान में बात करते हैं मौलिक अधिकारों की, तो मौलिक अधिकार हमारे संविधान के भाग 3 तथा अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इनका वर्णन किया गया है सरल ढंग से। मौलिक अधिकार भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इनका पूर्ण रूप से वर्णन है और ये है यूएसए के संविधान से हमारे संविधान में लिए गए हैं। मौलिक अधिकार, कई बार सीधा क्वेश्चन बनता है कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, तो यूएसए के संविधान से हमारे मौलिक अधिकार लिए गए हैं। वहीं दोस्तों ध्यान रखना, अगर मौलिक कर्तव्य के बारे में पूछा जाए तो मौलिक कर्तव्य हमारे रूस से लिए गए। इस बात का ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन गलत कर देते हैं हम लोग। मौलिक कर्तव्य रूस से और मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए? अमेरिका के संविधान के अंदर। तो दोस्तों, अनुच्छेद 12 से 35 हैं, एक एक को अच्छे से जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले जब हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में, तो तत्कालीन समय पर हमारे संविधान में हमारे मौलिक अधिकारों की संख्या थी 7। हमारे मौलिक अधिकारों की संख्या तत्कालीन समय पर 7 थी। लेकिन एक 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट यानी कि 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में, जिसमें एक अनुच्छेद, जिसको बोलते हैं हम लोग अनुच्छेद 31, और सरल भाषा में बोल सकते हैं संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार यहाँ से हटाया गया। संपत्ति का अधिकार पहले कभी मौलिक अधिकार हुआ करता था 1978 से पहले। तो जब ये मौलिक अधिकार था तो लोगों ने बहुत सारी संपत्ति इकट्ठी करना शुरू कर दी सॉरी। तो उसमें उस समय क्या हुआ, किसी से बोलते भाई ज़्यादा संपत्ति इकट्ठी मत करो, ये देश की अर्थव्यवस्था को एक डीप में ले जाने का काम कर रही है। तो बोलते हैं हमारे पास तो भारतीय संविधान का मौलिक अधिकार है, संपत्ति हम जितनी चाहें इकट्ठी कर सकते हैं। तो सरकार ने इस पर अमल किया और तत्कालीन सरकार थी मोरारजी देसाई की। तो मोरारजी देसाई की सरकार में उस समय ये संशोधन किया गया 44वां, और संपत्ति का अधिकार यहाँ से हटा करके अनुच्छेद 300 का में रख दिया गया। अनुच्छेद 300 का में रख दिया गया और अनुच्छेद 300 का में इसको कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार का दर्जा दिया गया। कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार का दर्जा दिया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए थोड़ा और इसके बारे में जानते हैं। मौलिक अधिकार के बारे में इतना हम लोगों ने पढ़ा है, तो थोड़ा और जानते हैं इसके बारे में। मौलिक अधिकार थे हमारे, अब वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में हमारे मौलिक अधिकारों की संख्या है 6। तो एक एक को जानने का प्रयास करते हैं सरल ढंग से। देखिए, वर्तमान में भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। तो सबसे पहले आपका आता है समता या समानता का अधिकार। समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के बीच में। ठीक है, अब आप कहेंगे मौलिक अधिकार तो 12 से लेकर 35 है। जो हमारे फंडामेंटल राइट है वो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 है। तो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 14 से। उसके भी मेरे 2 रीजन हैं, लास्ट में बताऊंगा आपको। नंबर 2 आपका आता है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार
और यह है आपके अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक वर्णन है इसका। नंबर 3 आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में। अगला आता है आपका 14 धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता, इनको अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक इनका वर्णन किया गया है। 5वें नंबर पर है सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार। सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, और इन्हें संविधान में अनुच्छेद 29 और 30 में रखा गया है। और 6वां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। ठीक है दोस्तों, एक एक के बारे में सही से पढ़ने का प्रयास करेंगे। चीज़ें वास्तव में भी हैं क्या, रिलेट कैसे करेंगे, पढ़ेंगे कैसे, बहुत सरल हैं, आपको बड़े आसानी से याद होंगे। ये देखिए समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। ठीक है दोस्तों, समानता है, समानता कहाँ से लेकर कहाँ तक है, 14 से लेकर 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक। धार्मिक स्वतंत्रता ये आपकी 25 से लेकर 28 तक। और सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार ये अनुच्छेद 29 और 30 में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के अंदर आता है। वहाँ पर अब एक एक करके चीज़ों को पढ़ने का प्रयास करेंगे। समता या समानता का अधिकार ये वास्तव में भी है क्या, तो सबसे पहले दोस्तों मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, आप लोग लिख लेना और हम लोग एक एक के बारे में अच्छे से पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं समता या समानता का अधिकार। तो देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 14 आपका कहता है विधि के समक्ष समानता। क्या कहता है दोस्तों, विधि के समक्ष समानता। और विधि क्या है, इसको आप लोग कानून भी कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में ये वर्णन है कि कानून सबके लिए बराबर है। ठीक है, आप चाहे कोई सा भी जुर्म किए हों और कोई से भी पद पर हों, यदि आपने जुर्म किया है तो आपको उसकी सज़ा मिलेगी, क्योंकि अनुच्छेद 14 के तहत मौलिक अधिकारों के तहत जो विधि है, कानून है, वो सबके लिए बराबर। अब आता है आपका अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव में रोक। भेदभाव पर रोक। किसी भी व्यक्ति का धर्म, उसकी जात, उसके लिंग के आधार पर भेदभाव पर रोक। इसका मतलब क्या है कि मान लिया कोई व्यक्ति है, काला है, ये अमेरिका में एक चलता था, रंग के आधार पर नौकरियां दी जाती थी। अभी आप भारत में किसी पर धर्म, जात और लिंग के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। ऐसा इसमें वर्णन है अनुच्छेद 15 के अंतर्गत। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता। अब लोक नियोजन में अवसर की समानता, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। लोक नियोजन में अवसर की समानता, देखिए दोस्तों, लोक नियोजन का आता है जैसे आप किसी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो वहाँ पर अवसर की समानता। ऐसा नहीं है कि आपके साथ दुर्व्यवहार किया जाए या कुछ भी, समान अवसर आपको दिए जाएंगे, आप जिस भी क्षेत्र से आते हैं। अनुच्छेद 17 आप सब लोग जानते हैं, जो भी तैयारी शुरू करते हैं सबसे पहले इसी अनुच्छेद को रटते हैं। अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता क्या है दोस्तों, छुआछूत। हम देसी भाषा में लिख देते हैं इसको, छुआछूत। छुआछूत के आधार पर हम लोग किसी का भेदभाव नहीं कर सकते। अब आगे है
उपाधियों का अंत। आर्टिकल 18 कहता है उपाधियों का अंत। उपाधि कैसी है? जैसे कुछ विशेष क्षेत्रों को छोड़कर आप कोई भी उपाधि अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते हैं। शिक्षा और सेना को छोड़कर ये दो उपाधि आप अपने नाम के आगे रख सकते हैं। शिक्षा से संबंधित उपाधियां और सेना से संबंधित उपाधियां ये आप अपने नाम के आगे लगा सकते हैं। जैसे किसी को परमवीर चक्र मिला है तो अपने नाम के आगे लगा सकता है परमवीर चक्र विजेता मेजर डैश डैश डैश। या शिक्षा के क्षेत्र में जो भी उपाधि हैं इनको छोड़कर और उपाधियों का अंत मतलब आप अपने नाम के आगे कोई भी उपाधि नहीं लगा सकते हैं। चलिए समझ में आया। समता या समानता का अधिकार क्या था? पहला, विधि के समक्ष समानता। दूसरा, धर्म जाति लिंग के आधार पर भेदभाव पर रोक। अगला 16, लोक नियोजन में अवसर की समानताएं। 17, अस्पृश्यता एवं छुआछूत का अंत। और 18, उपाधियों का अंत। चलिए दोस्तों थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इसमें आते हैं अगले अनुच्छेद की तरफ, स्वतंत्रता का अधिकार। ये है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 के बीच में। तो देखिए दोस्तों, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक इसका वर्णन किया गया है। तो एक एक करके इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। अनुच्छेद 19, इसको कहते हैं हम लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्या कहते हैं इसको? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब अभिव्यक्ति क्या है तो इसके बारे में थोड़े अनुच्छेद 19 के कई भाग हैं। तो जैसे अनुच्छेद 19 का फर्स्ट पार्ट आपको बोलने की स्वतंत्रता है। बोलने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 का फर्स्ट पार्ट आपसे कहता है कि आपको बोलने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 का सेकंड पार्ट आपसे कहता है शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने का अधिकार। किसी भी जगह पर आप एकत्रित हो सकते हैं, लेकिन कैसे तरीके से? शांतिपूर्ण। इसका थर्ड पार्ट कहता है सभा या समूह बनाने की स्वतंत्रता। सभा या समूह बनाने की स्वतंत्रता। और इसका चौथा भाग पूरे भारत में आवागमन। पूरे भारत में आवागमन की स्वतंत्रता। पूरे भारत में आवागमन की स्वतंत्रता। पांचवा भाग कहता है भारत में निवास की स्वतंत्रता। और अगले पार्ट के बारे में जानते हैं, रोजगार की स्वतंत्रता। देखिए दोस्तों, थोड़ा चीज़ों को समझिए। भारतीय संविधान के स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। तो अनुच्छेद 19 क्या कहता है? हमारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। उसमें भी बहुत सारी शर्तें हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में है आपके पास बोलने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने की स्वतंत्रता, सभा या समूह बनाने की स्वतंत्रता और पूरे भारत में आवागमन की स्वतंत्रता। आप भारत में कहीं भी घूम सकते हैं। पांचवा भारत में निवास स्थान की स्वतंत्रता। और छठवां रोजगार की स्वतंत्रता। ठीक है दोस्तों, चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आते हैं अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 कहता है अपराध के दोष सिद्ध होने के संबंध में प्रावधान।
अब आप लोग इसको समझिए, क्या है अपराध के दो सिद्ध, अनुच्छेद 20 क्या है हमारा, अपराध के दो सिद्ध होने के संबंध में प्रावधान। तो नंबर 1 इसमें क्या है, उसको उसी समय के कानून का प्रावधान। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट क्या है, उसकी इच्छा के विरुद्ध, उसकी इच्छा के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य न करना। अनुच्छेद 20 का सेकंड पार्ट आपसे क्या कहता है, उसकी इच्छा के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य न करना। और थर्ड पार्ट कहता है एक अपराध की एक ही बार सजा, एक अपराध पर एक ही बार दंड का प्रावधान। जैसे उसको उसी समय के कानून का प्रावधान, जैसे मान लो 1995 में चोरी पर, किस पे दोस्तों, चोरी पर 2 साल की जेल है, ठीक है। और वही कानून 1997 में चोरी पर 5 साल की जेल कर दी गई। चीज़ें समझना, 1995 में चोरी पर 2 साल की जेल थी और 1997 में चोरी पर 5 साल की जेल होगी। एक चोर को 1995 में पकड़ा गया और 1998 में उसका फैसला आया, तो उसको कितने साल की सज़ा मिलेगी, तो उसको 2 साल की सज़ा मिलेगी, क्योंकि उसका जो रिकॉर्ड है वो 1995 में चढ़ा है। तो उसी समय के कानून के हिसाब पर उसको सज़ा का प्रावधान दिया गया है। दूसरा, उसकी इच्छा के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य न करना, मतलब किसी व्यक्ति को जबरदस्ती आप, उसने गुनाह नहीं किया है और उसकी इच्छा के विरुद्ध आप उस पर गुनाह कबूल करवा रहे हैं, तो ये गलत है। तीसरा है एक अपराध पर एक ही बार दंड का प्रावधान। मान लीजिए आपकी किसी से लड़ाई होगी, आपने उसको सज़ा दिलवा दी और 4 दिन बाद आप फिर पहुंच गए कोर्ट में कि उस सज़ा से मेरा मन नहीं भरा सर, इसको एक बार दोबारा ट्राई करो, तो ऐसा नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए आते हैं अनुच्छेद 21 की तरफ। तो आर्टिकल 21 क्या कहता है, प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 क्या है, प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता या जीवन जीने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार। प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता और जीवन जीने का अधिकार क्या है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। जैसे मान लिया आपके पास मरने का अधिकार नहीं है, केवल और केवल संविधान क्या कहता है, जीने का अधिकार है आपके पास, मरने का कोई राइट नहीं है भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के तहत। प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता, आपके प्राणों की रक्षा हम करते हैं, आपके देह की रक्षा हम करते हैं। यदि मान लिया किसी भी व्यक्ति ने, कोई भी व्यक्ति है और इसने आत्महत्या करने का प्रयास किया, यदि आपने आत्महत्या करने का प्रयास किया तो पुलिस आपसे कहती है कि आपने आत्महत्या करने का प्रयास पूरे मन से क्यों नहीं किया, ठीक है। तो उस स्थिति में आपके ऊपर केस दर्ज हो जाता है। इसी समय पर एक 86वां संविधान संशोधन आया था सन 2002 में, इसे बोलते हैं शिक्षा का अधिकार। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि शिक्षा के अधिकार संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है, तो 86वां है। और इसमें एक जोड़ा गया अनुच्छेद 21A, और इसमें क्या जोड़ा गया, 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों तक अनिवार्य शिक्षा लागू की गई। जो 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चे थे उनके लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान इस अनुच्छेद में किया गया है। ठीक है साथियों, चलिए दोस्तों आते हैं अनुच्छेद 22 की तरफ। आर्टिकल 22 क्या कहता है आपका, अनुच्छेद 22 से बोलता है गिरफ्तारी के दोष सिद्धि का प्रावधान, दोष सिद्ध का प्रावधान दिया गया है आपको अनुच्छेद 22 के अंदर। तो इसमें क्या है, नंबर 1
आपके पास, अगर आपके पास गिरफ्तारी, आपको कोई करने आया है आपकी गिरफ्तारी, तो आपको नंबर 1 कारण पूछने का अधिकार है। कारण पूछने का अधिकार। नंबर 2, यदि आप मान लिया आप दोषी पाए गए तो आपको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। मजिस्ट्रेट के सामने या समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है दोस्तों। और अगला नंबर आपका, आप अपने मनपसंद कानूनी सलाहकार या वकील की सलाह ले सकते हैं। इसमें क्या है कि आपकी गिरफ्तारी के संबंध में दोष सिद्धि का प्रावधान दिया गया है, तो आपके पास नंबर 1 कारण पूछने का अधिकार है। नंबर 2, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित होना या आपको प्रस्तुत किया जाएगा। नंबर 3, आप अपने मनपसंद किसी कानूनी सलाहकार की राय ले सकते हैं या वकील की राय ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए अब आते हैं हम लोग दोस्तों, अब आते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में इसका प्रावधान किया गया है। तो 23 और 24 में क्या है? 23 और 24 एक एक के बारे में पढ़ने का प्रयास करते हैं। अनुच्छेद 23 कहता है मानव व्यापार, बंधुआ मजदूरी पर रोक। ठीक है। और अनुच्छेद 24 कहता है आपका बालश्रम या बालाश्रम, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर जबरन काम ना करवाना। 14 वर्ष से कम आयु के संबंध में, मतलब ये शोषण, किसी आप मानव का व्यापार नहीं कर सकते हैं, बंधुआ मजदूरी। और अनुच्छेद 24 कहता है आपका बाल श्रम, किसी भी आप बच्चे पर काम नहीं करवा सकते हैं 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे पर। ठीक है, ये हो गया आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। चलिए दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक बार चैनल पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें दोस्तों के साथ। आप लोग यकीन मानिए मौलिक अधिकारों को हमने बहुत ही सरल ढंग से पढ़ा है। इससे अगले का पार्ट जो आपको कल देखने को मिल जाएगा यूट्यूब पर। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वीडियो को ड्यूरेशन ज़्यादा हो रही थी तो उसी संदर्भ में हमने उसको ज़्यादा खींचना सही नहीं समझा। तो तब तक के लिए आप लोग बने रहें, आपका प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए। यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ना चाहते हैं तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपके सपोर्ट के लिए। धन्यवाद।